नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। वर्तमान समय में हम लोग भूमि संबंधी कानून के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों को दो कानून के बारे में जानना है, एक है सीएनटी एक्ट और दूसरा है एसपीटी एक्ट। सीएनटी एक्ट के जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा चीज हम पिछले वीडियो में बताने का प्रयास किए। मेरा ये भी प्रयास रहा था कि कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन आपको याद भी हो जाए। अब कमेंट करके आप बता सकते हैं कि याद हुआ कि नहीं हुआ। अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है एसपीटी एक्ट, जो कि संबंधित है संथाल परगना से। अगर सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट का यहाँ पे तुलना किया जाए तो आपको पता चलता है कि सीएनटी एक्ट में आपको एसपीटी एक्ट से कम अध्याय भी देखने को मिलता है और आपके इसके कम धाराएं भी हैं, और इसलिए इसको पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। आप बहुत लिमिटेड टाइम में यहाँ पे 5 प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, 5 प्रश्नों को तैयार करने के लिए पूरा एसपीटी एक्ट हमको पढ़ना पड़ा, जो कि एक लेंदी टॉपिक है। और इसी 5 प्रश्न को आप पेपर 1 से अगर तुलना कीजिएगा तो पूरा प्राचीन भारत पढ़िएगा या पूरा मध्यकालीन या पूरा आधुनिक, तब जाके आप 5 प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। और इसको मात्र हमको लगता है 1.25 से 1.5 घंटे के आसपास का वीडियो देखने के बाद ये टॉपिक जो है आपका लगभग तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इसका इंपॉर्टेंस को आप समझिएगा और इस वीडियो को भी देखने का प्रयास कीजिएगा अंत तक, और जो भी प्रावधान आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को देखते देखते आपको यहाँ जो महत्वपूर्ण प्रावधान बताए जा रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे याद हो जाए। तो चलिए देर ना करते हुए यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं एसपीटी एक्ट। तो सबसे पहले तो इसका नाम ही पढ़ लेते हैं। इसका नाम है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तौर पर इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है, जो कि 1949 में लाया गया था। अगर बिहार अधिनियम संख्या यहाँ पे देखे तो यहाँ पे दिया गया है 14। उसके बाद इसी का इंग्लिश नाम है संथाल परगना टीनेंसी एक्ट। जैसे वहां छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट था, यहाँ पे क्या है आपका संथाल परगना टीनेंसी एक्ट। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे, हम इसको स्किप किए थे, सप्लीमेंट्री प्रोविजंस जो है वो ब्रैकेट में लिखा गया है। सप्लीमेंट्री क्या होता है? कोई चीज को आप बाद में जोड़ देते हैं तो वो सप्लीमेंट्री हो जाता है। जैसे बोर्ड एग्जाम में आप सुने होंगे कि सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया, इसका मतलब क्या है, मेन बोर्ड एग्जाम में वो पास नहीं हुआ होगा, इसलिए वो सप्लीमेंट्री एग्जाम को दिया था। तो उसी तरह से कुछ कानून यहाँ पे पहले बने होंगे, उसके प्रावधान एक तरह से कहिए मजबूत नहीं थे, या अवैध जो हस्तांतरण हो रहा था उसको रोकने के लिए वो एक तरह से कहिए कारगर नहीं थे। इसलिए एक दूसरा प्रावधान जो है या अन्य कुछ प्रावधान जो है उसी में क्या किया गया, जोड़ा गया और उसको लागू किया गया 1 अप्रैल 1949 को। तो इस तरह से ये जो आपका एसपीटी एक्ट है लागू कब होता है, 1 अप्रैल 1949 को। और इसमें कुल अध्याय कितने हैं, तो 9 अध्याय और आपके 72 धारा है। इसी को अगर हम तुलना करें तो अगर सीएनटी एक्ट का अगर लागू करने का डेट है तो 11 नवंबर 1908, और अगर इसमें धारा और अध्याय देखें तो 19 अध्याय और कितने धारा है, 271 धारा। तो 19 अध्याय 271 धारा आप तैयार करके भी 5 प्रश्न बनाइएगा। और एसपीटी एक्ट में मात्र 9 अध्याय और आपकी 72 धारा पढ़ने से भी आप 5 प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। और सीएनटी एक्ट अगर आपको समझ में आ गया, थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया है, तो एसपीटी एक्ट समझना बहुत ही आसान होगा। और इसीलिए इस टॉपिक को देखने के बाद उम्मीद करते हैं अगर कोई भी प्रश्न यहाँ से आपको दिखेगा तो बहुत आसानी से आप बना पाइएगा। तो चलिए अब सीधे हम लोग यहाँ पे इसका धारा देखने से पहले थोड़ा सा इसका भूमिका को समझ लेते हैं कि आखिर ये जो आया वो कैसे आया। एक्चुअली पृष्ठभूमि तो आपको हम शुरुआत वाले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके संदर्भ में कुछ जानना जरूरी है, जो कि यहाँ पे आपको बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है संथाल परगना के निर्माण जो है 1855 में। इसके बारे में हम बताए थे कि भागलपुर और वीरभूम जिले के 5500 वर्ग मील एरिया को मिला के एक नॉन रेगुलेशन एरिया बनाया जाता है संथाल परगना। यह संथाल हुल का एक तरह से परिणाम था, जो कि संथाल परगना यहाँ पे बनाया गया था। तो इस तरह से यहाँ संथाल परगना बना। संथाल परगना बनने से पहले इस क्षेत्र का क्या नाम था, तो इस क्षेत्र का नाम आप पढ़ चुके होंगे, जंगल तरी या दामिने कोह के रूप में इसको जाना जाता था। इसका रीजन क्या उसको समझ लीजिए। पहले क्या था कि पहले यहाँ पे जब यहाँ पे जैसे आपको हम बताया कि घना जंगल होता था, तो घना जंगल ये होता था तो वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र भी था। आपको राजमहल का पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा। अब इस पहाड़ी क्षेत्र में कुछ लोग रहते थे जिसको हम लोग पहाड़िया जनजाति के तौर पे क्या करते हैं जानते हैं। इनका जो आवास होता था वो जंगल ही होता था और जंगल में ही रहते थे। वहीं का जो फसल का उत्पादन या फल जो उत्पादन होता था उसी से अपना जीवन बसर करते थे। अगर कभी अकाल वगैरह सब आ जाता था, सूखा आता था, तो एक जगह छोड़ के दूसरे जगह वो चले जाते थे। तो ये जो है अस्थाई नहीं थे, और जो अस्थाई नहीं होगा वो टैक्स भी नहीं देगा। और इस तरह से अंग्रेज को एक तरह से घाटा हो रहा था, कोई उसको टैक्स नहीं दे रहा था। इसी दौरान यहाँ पे क्या आते हैं, संथाल आते हैं, और इस तरह से यहाँ पे आपका संथाल यहाँ पे आएंगे। और संथाल जो है वो क्या होते हैं, अस्थाई कृषक के तौर पे जाने जाते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, आए और यहाँ पे एक ही जगह बस के यहाँ पे क्या करना शुरू किए, खेती करना शुरू किए। तो इससे अंग्रेजों को एक क्या दिखा, फायदा दिखा। अगर अंग्रेज ये चाह रहे थे अगर ये अस्थायी रूप से बस जाए
और ज्यादा संख्या में बस जाए तो एक ही जगह यहाँ पे ये बसेंगे, और एक ही जगह यहाँ पे बसेंगे तो गांव वगैरह बनेगा, और यहाँ पे ये लोग खेती करेंगे, और खेती करेंगे तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा, जो कि पहाड़िया जनजाति हमको देता नहीं है। और इसीलिए बोले कि पहाड़ी के नीचे वाला जो मैदानी इलाका है जिसमें अभी जंगल है, उसको आप लोग साफ कीजिए, खेती कीजिए, शुरुआती के 10 साल के आसपास या जो भी समय दिया गया उसमें हम टैक्स नहीं लेंगे, उसके बाद आपसे टैक्स लिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे अंग्रेज जो है इस पहाड़ी के आंचल में इन लोगों को बसाते हैं, इसीलिए इसको पहाड़ी अंचल के तौर पे जाना जाता है, जिसको संथाल में दामिने कोह के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से संथाल को पहाड़ी के आंचल में यहाँ पे यानी कि मैदानी इलाके में बसाया गया, और इसीलिए इसको दामिने कोह के नाम से पुकारा भी जाता है। तो पहले इसको संथाल परगना से पहले दामिने कोह या जंगल तरी ट्रैक के तौर पे जाना जाता था। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे छोटानागपुर में जमीन को लेकर विवाद हो रहा था, विद्रोह हो रहे थे, और अवैध कब्जा के प्रति यहाँ कई हिंसात्मक विद्रोह भी देखने को मिल रहे थे, उसी तरह से संथाल परगना में भी कई तरह के अवैध कब्जा देखने को मिल रहे थे। और इस कब्जा को रोकने के लिए एक कानून लाया जाता है जिसका नाम है संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872। इसका डेट को याद रखिएगा, ये एक्ट कब आया था, 1872। जैसे कि आपको अगर पता होगा सीएनटी एक्ट के बारे में, आप पढ़े होंगे या देखे होंगे, तो आपको बताया गया था 1908 के अधिनियम आने से पहले कई ऐसे अधिनियम आए थे जो कि भूमि संबंधी कानून थे। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे तो आपका 1869 का जो छोटानागपुर भूत रीति अधिनियम था, उसमें क्या बोला गया था कि अगर किसी भुइयारी जमीन छीना गया है 20 साल पहले से, तो यहाँ पे उसका जमीन को क्या किया जाएगा, वापस किया जाएगा। तो उसी तरह से एक कानून यहाँ पे भी लाया गया, यहाँ पे भी लोगों का जमीन छीना जा रहा होगा, इसीलिए उससे संबंधित प्रावधान लाया गया और उसको बोला गया संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट। यहाँ सेटलमेंट देख रहे हैं ना, बंदोबस्त करने से संबंधित, यहाँ से इसको रेगुलेट करने के लिए इस अधिनियम को क्या किया होगा, लाया गया होगा। अब यहाँ पे समय बीतता गया और यहाँ बंदोबस्त से संबंधित कई यहाँ पे आपके एक तरह से कहिए सर्वेक्षण किए गए, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण सर्वेक्षण रहा था मिस्टर गेंजर जी का। तो इनका बंदोबस्त रिपोर्ट में कुछ ऐसा जानने को मिला कि इसको एक तरह से कहिए इसका मतलब परीक्षण करने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया कि इसमें क्या प्रावधान है, नहीं है, या क्या कर सकते हैं कि जो जमीन अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है उसको कैसे रोके, क्योंकि पहले का जो कानून है वो एक तरह से कहिए कारगर नहीं था, इसीलिए एक नया कानून यहाँ पे लाना था या उसी में कुछ चीज को आपको जोड़ना था। और इसीलिए इसके जांच करने के लिए, इस बंदोबस्त को देखने के लिए तत्कालीन बिहार सरकार, जो कि उस समय एक तरह का यह देश आजाद नहीं था, फिर भी बिहार सरकार वहां पे जो थी वो क्या करती है, संथाल परगना एक इंक्वायरी कमेटी बैठाती है 1937 में। और ये जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी कब आया था, तो 1937 में। ये कमेटी अपना रिपोर्ट देती है और सारा चीज बताई गई कि क्या प्रावधान हम यहाँ पे जोड़े, कि जो भी पहले से प्रावधान है उसमें कुछ हम जोड़ दे तो वो जो अवैध कब्जा हो रहा है वो कब्जा होना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इस तरह से इन सब को बात को ध्यान में रखते हुए देश इस समय आजाद भी हो गया, और आजादी के बाद उन सब प्रावधान को जो कि कमेटी क्या की थी, रिकमेंडेशन की थी, उन सबको इसमें जोड़ दिया गया। और उसके बाद एक नया कानून लाया गया जिसका नाम था संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, और उसमें जोड़ा गया ये सप्लीमेंट्री प्रोविजंस है, यानी कि सप्लीमेंट के तौर पे बहुत सारा प्रावधान को इसमें जोड़ा गया। तो इस तरह से यहाँ पे 1949 को ये कानून जो होता है यहाँ पे आपका लागू होता है। तो इस तरह से आपका 1 अप्रैल 1949 को स्पीटी एक्ट संथाल परगना के 6 जिले में यहाँ पे लागू हो जाते हैं। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे अध्याय और धारा को देखने का प्रयास करते हैं। तो प्रथम अध्याय में यहाँ पे दिया है प्राथमिकी, और प्राथमिकी में सबसे पहले हम जैसे भी पिछले वीडियो में भी बताए थे, जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो आप क्या बताते हैं, अपना परिचय। तो ये नाम, प्रसार, परिभाषा जो भी होगा वो सारा चीज यहाँ पे क्या करेगा, बताएगा। तो यहाँ पे जो धारा 1 है वो बताता है क्या, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। तो नाम और प्रारंभ तो हम लोग वहां पे देख लिए, अब यहाँ पे विस्तार देख लेते हैं। तो विस्तार यहाँ पे संथाल परगना है, क्योंकि नाम में ये एसपीटी एक्ट संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। तो कभी अगर जिला देगा तो जिला में कौन सा है, दुमका है, पाकुड़ है, साहिबगंज है, गोड्डा है, देवघर है और जामताड़ा है। इस तरह से टोटल कितने जिले हैं, 6 जिले, और 18 जिले जो थे वो क्या थे, आपके सीएनटी एक्ट के अंतर्गत। और इस तरह से टोटल जो है 24 जिला है जिसमें भूमि संबंधी कानून जो है लागू है। 18 में सीएनटी एक्ट और 6 में आपका एसपीटी एक्ट। अब जब यहाँ पे कानून बन गया है, उसका विस्तार कर दिया गया है, तब आगे बताया गया है कि आखिर इस कानून में अगर कुछ हेर फेर करना हो, इस कानून के अंतर्गत किसी भूमि को क्या करना हो, लाना हो। मान लीजिए चलिए एसपीटी एक्ट के अंतर्गत ये 6 जिला आ रहा है, अब किसी दूसरे जिला का कुछ भूमि को यहाँ पे इंक्लूड करना है, या इसी जिला का कुछ भूमि को इस एक्ट से क्या करना है, बाहर निकालना है। तो इससे संबंधित कोई भी प्रावधान अगर बनाना होगा तो कौन बनाएगी, तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। यहाँ पे प्रांतीय सरकार अधिसूचना जारी करेगी कि ये हिस्सा अब एसपीटी एक्ट के अंतर्गत आएगा, या ये हिस्सा जो है एसपीटी एक्ट के अंतर्गत अब क्या होगा, नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, उसको पढ़िएगा तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि विधान के स्थानीय विस्तार
विधान मतलब क्या होता है? कानून। तो उसका स्थानीय क्या करना है? विस्तार करना है या उसको क्या करना है? परिवर्तन करना है। इसका अधिकार जो होगा वो किसके जगह होगा? किसी क्षेत्र विशेष से विधान की वापसी का प्रभाव, मतलब अगर कोई क्षेत्र जैसे बोले ना कि यहाँ पे अगर लागू नहीं करना है तो इससे वापसी का जो प्रभाव होगा या एक तरह से कहिए ये जो लागू करेगा वो कौन करेगा? प्रांतीय सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट। तो सिंपल सा आपको एक स्टेटमेंट में याद कर लेना है कि यहाँ पे धारा 2 जो है वो क्या बोलता है कि अगर इसमें कोई परिवर्तन करना होगा इस कानून में तो कौन करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट। बस इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। अब यहाँ पे सेक्शन 3 को स्किप किया गया है और सेक्शन 4 की ओर हम लोग बढ़े हैं और सेक्शन 4 में कई सारे परिभाषा आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर से हम जो चीज ऑलरेडी पहले से जानते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम नहीं उल्लेख किए हैं। केवल जो संथाल परगना यानी एसपीटी एक्ट से संबंधित कुछ परिभाषा यहाँ पे देखने को मिला है जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां सवाल पूछे जा सकते हैं, उसको हम यहाँ इंक्लूड करने का प्रयास किए। और इसमें सबसे पहला एक टर्म है एग्रीकल्चर ईयर यानी कि कृषि वर्ष। इसके बारे में हम तो सीएनटी एक्ट में भी पढ़ चुके थे, फिर से यहाँ पढ़ने का क्या जरूरी है? तो यहाँ पे है क्योंकि इससे आपका सवाल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वहां पे केवल क्या था सीएनटी एक्ट में कि स्थानीय रूप में अगर कोई कृषि वर्ष प्रचलित है तो वही मान्य होगा, सरकार आती है तो 1 अप्रैल। लेकिन यहाँ पे कुछ है जहां से सवाल आपको आ सकता है। पहला, यहाँ पे साल अगर बंगला साल चलता है तो उसका कृषि वर्ष किससे शुरू होगा? तो प्रथम जो कृषि का महीना या शुरू होगा वो माना जाएगा बैसाख से। उसी तरह से अगर फसली साल चलता है तो प्रथम आश्विन से क्या होगा? माना जाएगा। तो बस इसी को याद रखना है कि बंगला है तो बैसाख, ब से बंगला, ब से बैसाख, और फसली है तो यहाँ पे आश्विन होगा। और बाकी अगर कोई दूसरा अगर प्रचलित है तो वो भी क्या रहेगा? प्रचलन में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये 2 साल चलता है, बंगला साल और फसली साल, तो बैसाख और आश्विन होगा। और यहाँ से सवाल बहुत आसान तरीके से बनाया जा सकता है, इसलिए इसको याद करने का प्रयास कीजिए। ये धारा 4 के परिभाषा में आपको दिया गया है। अब दूसरा दिया गया है खास ग्राम। खास ग्राम आगे जब सेक्शन आप पढ़िएगा तो उसमें उल्लेख होगा कि खास ग्राम में मुखिया का चुनाव कैसे होना है, नहीं होना है। तो इसलिए खास ग्राम क्या है उसको बताएं। खास मतलब क्या होता है? कोई स्पेशल होता है। तो स्पेशल है तो ये किस चीज के लिए स्पेशल है? तो पहली बात बोला है कि इसका कोई मूल रैयत नहीं है। अब मूल रैयत को एक वर्ड में समझ लीजिए, आगे डिफाइन भी किया गया है कि हम लोग क्या बोलते थे यहाँ छोटा नागपुर में कि कोई बाहर से आया और जंगल को साफ किया और उसके बाद वहां पे बसा, तो वो उसका क्या हो गया? मालिकाना हक हो गया। उराव में है तो भुइयारी जमीन होता है, मुंडारी में है तो खुटकटी जमीन होता है। लेकिन यहाँ पे उसको मूल रैयत कहा गया, यानी कि कोई बाहर से आया, यहाँ जंगल को क्या किया? साफ किया और उस गांव को रहने लायक बनाया या खेती लायक उस जमीन को बनाया, तो वो उसका क्या कहलाएगा? मूल रैयत। तो वैसा मूल रैयत यहाँ पे क्या है? नहीं होना चाहिए। मतलब मूल रैयत यहाँ पे अगर नहीं रहेगा तब है ना उसको क्या कहेंगे? खास ग्राम। या किसी ग्राम का कोई मुखिया ही नहीं है, कोई हेड ही नहीं है, तो तब भी हम उसको क्या कहेंगे? यहाँ पे खास ग्राम। तो पूछेगा खास ग्राम के अंतर्गत क्या होता है? तो सबसे पहले मूल रैयत नहीं होते हैं, मुखिया होते हैं तो मुखिया भी नहीं होते हैं। तो इस तरह से 2 चीज याद रखिएगा, उम्मीद करते हैं दोनों चीज याद रहेगा। ग्राम प्रमुख से क्या है? तो वहां पे भी ग्राम प्रमुख में आप पढ़े होंगे मांझी था, प्रधान था, इस तरह के प्रावधान वहां पे किए गए थे। फिर मानकी था, 3 एग्जाम्पल देके आपको बताया गया था। और नहीं तो स्थानीय रूप से कोई दूसरा है तो वो भी हो सकता था। तो उसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि गांव का मुखिया मतलब क्या होता है? गांव या गांव के समूह का जो हेड होता है उसको गांव का क्या कर सकते हैं? मुखिया कर सकते थे। एग्जाम्पल स्वरूप यहाँ पे दिया है कि प्रधान हो सकता है, मुस्तजीर हो सकता है, मांझी वहां पे भी था, यहाँ पे भी दिया गया है। इसमें एक चीज कंफर्म किया गया है, इसमें मूल रैयत सम्मिलित नहीं है। ये सब चीज को ध्यान दीजिएगा क्योंकि सवाल जो है आपको यहीं पे बनता हुआ दिखेगा और थोड़ा सा अगर मिस्टेक कर दिए तो हो सकता है ये सवाल जो है आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि ग्राम प्रमुख में अगर प्रधान, मुस्तजीर, मांझीर है तो इसमें मूल रैयत जो है सम्मिलित नहीं होने वाला है। दूसरा है कि अगर यहाँ पे डीसी अगर किसी को क्या कर दे? विधिवत प्राधिकृत में, मतलब कानूनी तौर पे अगर किसी अफसर द्वारा कोई व्यक्ति को नियुक्त कर दे तो वो भी क्या होता है? ग्राम प्रधान नियुक्त होता है। आगे अभी देखने को मिलेगा कि डीसी की अनुमति से खास ग्राम में ग्राम प्रधान की नियुक्ति होती है। खास ग्राम क्या बताए? जहां पे मुखिया नहीं होता है उसको हम लोग खास ग्राम कह सकते हैं। तो उस तरह से कहीं पे अगर मुखिया नहीं है तो डीसी के आदेश पे इलेक्शन होगा और उसके बाद वहां पे वो नियुक्त करेगा किसी व्यक्ति को जो कि गांव का क्या होगा? प्रमुख होगा। तो उसको भी हम लोग गांव का मुखिया मान सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं जो कि संबंधित है चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 बोलता है ग्राम प्रमुख और मूल रैयत से संबंधित यहाँ पे प्रावधान है, जिसमें धारा 5 बोलता है कि यहाँ पे ग्राम प्रधान की नियुक्ति के बारे में बात किया गया है। जैसे कि अभी आपको बताया कि ग्राम प्रधान का नियुक्ति कैसे होगा, तो यहाँ पे बोलता है ग्राम प्रधान की नियुक्ति की घोषणा करेंगे कौन करेंगे? तो डीसी करेंगे। यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे ग्राम प्रधान का, है ना, यहाँ पे तो शुरुआत में ही लिखा है। डीसी जो है ग्राम प्रधान का क्या करते हैं? नियुक्ति का घोषणा करते हैं। अब घोषणा करते हैं, कब घोषणा करते हैं? कोई खास ग्राम है, फिर से हम बता रहे हैं खास ग्राम मतलब क्या है? जिसमें मुखिया है ही नहीं।
तो जिसमें नहीं है उसी का ना मुखिया घोषित किया जाएगा। तो खास ग्राम का रैयत या क्या करता है, जमींदार के आवेदन देने पे। तो कोई खास ग्राम है जिसमें मुखिया नहीं है, तो उस गांव के जो रैयत होंगे वो कहेंगे भाई हमारा गांव में मुखिया नहीं है, हमको मुखिया चाहिए। तो वो क्या कर देगा ना, जो डीसी होंगे वो एक तरह से घोषणा करेंगे कि कौन यहाँ पे मुखिया होगा, कौन मुखिया नहीं होगा। दूसरा है जमींदार भी अगर किसी तरह से क्या करता है, आवेदन देता है, तो भी यहाँ पे डीसी घोषणा कर सकते हैं मुखिया की नियुक्ति के बारे में। दूसरा है जमाबंदी रैयत, यानी कि वैसे रैयत जो कि क्या करते हैं, टैक्स देते हैं, और अगर वो 2/3 रैयत की अगर सहमति हो तो यहाँ से ना ग्राम प्रमुख का क्या कर सकता है, नियुक्ति का घोषणा किया जा सकता है। तो मानिए चलिए यहाँ पे 100 व्यक्ति है जमाबंदी जो कि टैक्स देते हैं, और इसका 2/3 व्यक्ति अगर ये कहें कि मेरे गांव में क्या होना चाहिए, एक मुखिया होना चाहिए, आप मुखिया के नियुक्ति के लिए घोषणा कीजिए, तो इस तरह से डीसी जो है वो मुखिया की नियुक्ति के लिए घोषणा कर सकते हैं। यहाँ पे वैसा कोई आवेदन मतलब यहाँ 2/3 3/3 ऐसा कुछ दिया नहीं गया, यहाँ केवल दिया गया अगर रैयत है और जमींदार है तो ठीक है, केवल वो बोलेगा, आवेदन देगा, तो वो क्या कर सकते हैं, नियुक्ति का प्रावधान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि खास अगर जमाबंदी रैयत है तो उसका कितना का लोगों का सहमति चाहिए, तो 2/3 लोगों का सहमति चाहिए। बस यही सब चीज को आपको ध्यान देना है, यही सबसे आपका सवाल देखने को मिल सकता है। उसके बाद आप देखिए कि अगर जमींदार जो होता है उसका क्या काम है, अगर कहीं ग्राम प्रधान का क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसका रिपोर्ट जो है प्रतिवेदन देगा, किसको देगा, तो घटना कितना दिन में देगा, तो 3 महीने के अंदर अंदर वो क्या करेगा, देगा। सीधा सा मतलब है किसी गांव का ग्राम प्रधान या ग्राम मुखिया नहीं रहा तो डीसी को कुछ तो जानकारी होना चाहिए ना कि ग्राम प्रधान कहाँ है नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे बोला गया है कि जमींदार का ये काम है कि अगर किसी गांव में ग्राम प्रधान अगर मर जाए या मृत्यु हो जाए उसका, तो उसका सूचना जो है वो दे दे जो भी अथॉरिटी है उनको। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो महत्वपूर्ण सेक्शन थे उसको हम लोग देख लिए, जो कि धारा 6 तक यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखे। अब यहाँ पे बाकी जो धारा है उसको हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं, और इस तरह से यहाँ के प्रावधानों को समझने का हम लोग यहाँ पे प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले इसको इरेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग धारा 6 पढ़ने के बाद नेक्स्ट धारा 7 में हम लोग चलते हैं, जिसमें यहाँ पे दिया गया है कि ग्राम प्रधान द्वारा कबूलियत का लिखा जाना और जमानत का दिया जाना। तो ग्राम प्रधान जो भी है अपना जो भी उसको अधिकार मिलेगा वो मानेगा कि हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, जो भी कबूलियत होगा वो क्या करेगा, उसको लिखेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका कबूलियत को क्या करेगा, वो लिखेगा, और ये जो पट्टा यहाँ पे मिलेगा वो नियुक्ति किए जाने के बाद ग्राम प्रधान को एक पट्टा दिया जाएगा, और दूसरा जो है कबूलियत लिखना यहाँ पे क्या करता है, पड़ता है। तो सीधा सा मतलब है गांव का अगर आप प्रधान बनिएगा तो एक पट्टा मिलेगा, आपका क्या अधिकार है, क्या काम है, क्या नहीं है, तो आप उसको मानने के लिए क्या कीजिएगा, कबूल कीजिएगा कि हम ये सब काम करेंगे, ये करेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि प्रावधानों के अंतर्गत आता नहीं है। तो वो सारा चीज इस कबूलियत में क्या रहेगा, लिखा हुआ रहेगा। यही चीज है आपका सेक्शन 7। सेक्शन 8 क्या बोलता है, जमींदार द्वारा नियुक्त ग्राम प्रधान को जमाबंदी और खेवट खतियान की प्रतियों का दिया जाना। तो सीधा सा मतलब इसमें और ज्यादा एक्सप्लेन हम यहाँ पे नहीं किए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, जमींदार द्वारा नए नियुक्त ग्राम प्रधान को जमाबंदी और खेवट खतियान जो होता है वो उसको क्या करता है, उसका जो जेरॉक्स है या जो भी प्रति है उसको देता है। अब आप खुद समझिए कि कोई नया जमींदार है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नया ग्राम प्रमुख आया, तो जमींदार को का ये फर्ज बनता है ना कि पुराने जो ग्राम प्रमुख है उसका जो भी कार्यभार रहा होगा, उसके पास जो भी पेपर रहा होगा, उस पेपर को समझाएगा किसको, नए ग्राम प्रमुख। आप जैसे क्या होता है ना, नया ऑफिस में जाते हैं, आपसे पहले अगर कोई वहां पे काम करते रहता है तो उसका क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है, वो सारा चीज आपको क्या किया जाता है, बताया जाता है, और फिर कहा जाता है इस काम को आगे तुम क्या करो, कंटिन्यू करो। तो उसी तरह से कोई नया ग्राम प्रमुख यहाँ पे आ रहा है तो जमींदार का फर्ज है कि पुराने ग्राम प्रमुख के जो भी काम थे, जो भी पट्टा था, जो भी चीज था, उसको नए ग्राम प्रमुख को देगा और बोलेगा कि ये काम को तुम आप क्या करो, आगे बढ़ाओ। आगे दिया गया है ग्राम प्रधान के पद क्या है, ये ट्रांसफर नहीं होते। तो ग्राम प्रधान का पद को आपको ट्रांसफर नहीं करना। ऐसा नहीं है कि हम ग्राम प्रधान आज बन गए, अब मेरा मन कर रहा है कि अब हम नहीं रहेंगे तो किसी दूसरे को दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। आप अपना जो पद मिला है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी होता है कि मुखिया के इलेक्शन में मुखिया कोई चुना गया और फिर बोलेगा कि हमको मुखिया बनने का मन नहीं कर रहा है, किसी दूसरे को दे दे, ऐसा नहीं होता है। तो बस वही चीज यहाँ पे भी दिया गया। उसके बाद धारा जो 10 है उससे सवाल भी आया, वो देख लीजिए क्या बोलता है।
यहाँ बोलता है केवल इस प्रकार से अभिलेखित जमीन मूल रैयत की जोत तथा मूल रैयती जोत समझी जाएगी। कौन मूल रैयत आपका होगा वो चीज आपको यहाँ पे दिया गया है धारा 10 में। और यही चीज बताए थे कि मूल रैयत के बारे में एक्चुअली हम लोगों को आगे धारा 10 में पढ़ना ही है, तो इसीलिए हम वहां बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताए थे, लेकिन एक लाइन बताए थे कि कोई व्यक्ति बाहर से यहाँ पे आया है, जंगल को साफ किया है और खेती लायक या रहने लायक बसाया, तो वो वहां का क्या होगा, मूल रैयत होगा। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है जो भूमि किसी भी रूप में दर्ज नहीं हो, जो कोई बंजर भूमि जो मूल रैयत द्वारा क्या है आबाद लायक यहाँ पे बनाइए, मतलब रहने लायक बनाइए, या कोई प्रति होल्डिंग जो मूल रैयत की होल्डिंग से संबंधित है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मूल रैयत कह सकते हैं। मतलब एक कोई जमीन है जो कि मूल रैयती से संबंधित है तो वो मूल रैयत तो कहलाएगी ही कहलाएगा, और नहीं तो कोई बंजर भूमि या है ना जंगल है या जो भी भूमि है ना, अगर उसको पहली बार आके खेती लायक बनाता है या रहने लायक या आबाद करने लायक बनाता है तो वो वहां का क्या कहलाएगा, मूल रैयत कहलाएगा। दूसरा है कि यहाँ पे ग्राम प्रमुख को क्या किया जाता है, कुछ पुरस्कार भी दिया जाता है। तो यहाँ पे निधि के बारे में या फंड के बारे में दिया गया है धारा 11 में, और यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो ग्राम प्रधान होंगे उसके अच्छे काम के लिए उसको पुरस्कृत किया जाएगा, और वो फंड में जो पैसा आएगा वो कहां से आएगा, जो जुर्माना लिया जाएगा वहां से वो पैसा आएगा। सरकार यहाँ पे किसी तरह का पैसा का कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि जमा होगा ये पैसा कहां से, तो मूल रैयत और रैयतों पर लगाए गए और वसूले गए जुर्माना से। तो आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो आपका फंड बनता है आपका ग्राम प्रधान को पुरस्कार करने के लिए धारा 11 के तहत, उसमें जो आपका पैसा जमा होता है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है कि नहीं, तो सरकार के द्वारा दिया नहीं जाता। यहाँ पे जो आपका जुर्माना लगता है किसमें, रैयत में और मूल रैयत में, उसी से ये जो है फंड जो है वो चलता है, और उसी फंड से इन लोगों को क्या दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। अब ये फंड जो है उसको कैसे यूज करना है नहीं करना है, ये सब सारा चीज जो है वो कौन एक तरह से कहिए रेगुलेट करेंगे, डीसी जो डिप्टी कमिश्नर है वो बताएंगे कितना पुरस्कार देना है नहीं देना है, या ये जो फंड आया है उसको अपने मनमर्जी खर्चा नहीं कर देना है, क्योंकि ये जो है ठीक है जुर्माने से आया है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मनमर्जी कहीं पे भी खर्च कर दिए, डीसी की अनुमति से या वो जो तरीका बताएंगे उसी के अनुसार से आपको वो पैसा को क्या करना होगा, खर्च करना होगा। अब हम लोग चल जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 3 जो कि संबंधित है रैयत से, और रैयत के बारे में हम पिछले वीडियो में सीएनटी एक्ट के तहत बताए थे, जो सामान्यतः खेती करते हैं उसको हम लोग रैयत के नाम से जानते हैं। अब रैयत के वर्ग यहाँ पे दिए हैं, और वहां हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे काश्तकार के वर्ग, जिसमें 4 काश्तकार 4 है ना, धारा 4 में हम लोग पढ़े थे। तो इस तरह से वहां पे था भुइयरी था, रैयत था, धर रैयत था, इस तरह से वहां पे मुंडारी खुटकटीदार था, वहां पे 4 था, और यहाँ पे कितने हैं, 3 है। तो इस तरह से, और ये सवाल भी आपको पूछा गया था निम्नलिखित में रैयत के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं, और इस तरह से 3 ऑप्शन ये था, एक ऑप्शन इसके अलावा था, और आंसर वही था। तो इस तरह से यहाँ पे पहला जो यहाँ पे अगर रैयत का वर्ग देखिएगा तो निवासी जमाबंदी रैयत, यानी कि ऐसा रैयत जो कि कहां पे रहता है, गांव में, नाम नहीं है निवासी, तो जो निवास करेगा गांव में उसको हम लोग क्या कहेंगे, निवासी जमाबंदी रैयत। दूसरा है गैर निवासी जमाबंदी रैयत जो कि गांव में रहते नहीं थे। फिर नए रैयत, जो नए रैयत के रूप में क्या है, अभिलेखित है, यानी कि रिकॉर्ड ऑफ राइट में उसको नए रैयत के रूप में अगर उल्लेखित किया गया है तो वो नए रैयत के अंतर्गत आएंगे। तो कुल मिला के आपको बस इतना याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका यहाँ पे हो सकता है अभी बैकलॉग में पूछा गया रैयत के कितने प्रकार है, या निम्नलिखित में कौन रैयत के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो अगला पूछा जा सकता है कि ये रैयत के प्रकार जो है वो किस धारा के अंतर्गत आते हैं, तो धारा 12 के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद करते हैं याद आपको थोड़ा थोड़ा हो रहा होगा कि कौन से धारा के अंतर्गत क्या आ रहा है। अगर एग्जैक्ट अभी याद नहीं भी हो रहा है तो एक बार कम से कम सुन लीजिए, अगर ठीक है धारा वाला प्रश्न ना बन जाए, लेकिन जो प्रावधान है वो तो आपका सवाल जो है वो तो बन ही जाएगा कि रैयत कितने प्रकार के होते हैं, या ये सब जो आपको बताया जा रहा है, जो धारा के अंतर्गत जो प्रावधान बताया जा रहा है, अगर वहां सवाल आता है तो उम्मीद है वो बन जाएगा। और एक आध बार अगर इसको रिपीट कर लीजिएगा सेक्शन को, तो सेक्शन भी उम्मीद करते हैं याद हो ही जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं जो कि धारा संबंधी यहाँ पे धारा 13 है। यहाँ पे बोलता है भूमि उपयोग के संबंध में रैयत का अधिकार। हम लोग पढ़े थे सीएनटी एक्ट का धारा 21 सेक्शन 21, और उसमें दिया गया था कि अधिभोगी अधिकार अगर कोई पाता है या कोई रैयत है जिसको ऑक्यूपेंसी राइट है, तो उस जमीन में कौन कौन सा चीज का उपयोग कर सकता है, ईंट बना सकता है, मिट्टी बना सकता है, ये सब हम लोग वहां पे पढ़े थे, लेकिन अपने यूज के लिए। तो उसी तरह से एसपीटी एक्ट में बता रहा है धारा 13 में कि भूमि उपयोग के संबंध में रैयत का क्या क्या यहाँ पे अधिकार है। पहला है भूमि का उपयोग कर सकेगा, परंतु यहाँ पे दे रहा है भूमि के मूल्य में विशेष रूप से नष्ट ना हो। पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था कि आप अपना जमीन का इस तरह से यूज नहीं कीजिएगा कि किसी दूसरे को काश्तकारी में देने लायक ही ना बचे, यानी दूसरे को रेंट दे। हम ये एग्जांपल भी दिए थे, आप कहीं रेंट में रहते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि पूरा रूम को कबाड़ दीजिएगा पूरा अगर ठीक है आप रेंट में पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब पूरा रूम को कबाड़ नहीं दीजिएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि भूमि को यहाँ पे विशेष रूप से नष्ट नहीं करना है। दूसरा, भूमि जोतने कोड़ने के क्या हो जाए, अयोग्य ना हो जाए।
तो आपको सही तरीके से यूज करने के लिए दिया जा रहा है, आप सही तरीके से यूज कीजिए, उसको बर्बाद नहीं करना है। ये धारा 13 में यहाँ पे कहा रहा है एसपीटी एक्ट में, और वहां कहा गया था आपका 20 एक्ट में, सीएनटी एक्ट में। दूसरा चीज है कि यहाँ पे सीएनटी एक्ट में ही अगर प्रावधान करें तो वहां पे जस्ट लिखा गया था 21 में कि आपका उपयोग कैसे है, और उसके बाद 22 जाते हैं तो वहां बेदखल, बिना कारण का आपको रैयत को बेदखल नहीं किया जाएगा। अगर 21 का उल्लंघन कीजिएगा तभी आपको 22 के तहत बेदखल किया जा सकता है। तो बस यहाँ पे भी वही है, 13 के बाद 14 में यहाँ पे क्या है, 13 में कहेगा आप जमीन का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, 14 में कहेगा कि आपको बिना कारण के बेदखल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे है सिवाय डिप्टी कमिश्नर के आदेश के रैयत को बेदखल नहीं किया जाएगा। और वहां पे एक चीज दिया गया है कि यहाँ पे इसको, अच्छा ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था तो एक ही लाइन में यहाँ पे समझ में आ गया, इसलिए इसको हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किए हैं। दूसरा है धारा 15, यहाँ ईंट और खपड़े बनाने के संबंध में रैयत का अधिकार। वहां 21 में ही बहुत सारे प्रावधान को लिख दिया गया था। यहाँ पे अलग अलग छोटा कानून है ना, छोटे एरिया के लिए लागू हो रहा है, और इसीलिए यहाँ पे आपका धारा 15 अलग से बोलता है कि ईंट और यहाँ पे खपड़े बनाने का क्या है, रैयत का अधिकार है। लेकिन वो ईंट और खपड़ा वहां पे भी हम बताए थे कि घरेलू कार्य के लिए ही बनाना है, आपको बेचने के लिए नहीं बनाना। बेचने के लिए बनाइएगा तो एक तरह से व्यापार कीजिएगा, और व्यापार कीजिएगा तो फिर वो एक तरह से कहिए रैयत का वो अधिकार नहीं है। अब नेक्स्ट यहाँ पे 15 पढ़ने के बाद नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे आता है सेक्शन 16, और ये बोलता है अपनी जोत में बांध इत्यादि बनाने और मछली और अन्य उत्पाद उपयोग करने के संबंध में। देखिए वहां 21 में ही सारे प्रावधान को बता दिया गया था कि क्या उपयोग आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 13, 14, 15, 16 तक यहाँ पे जा रहा है, जिसमें 13 में तो बताया कुछ कैसे उपयोग करना है, तो वो बोला कि ऐसा उपयोग करना है कि उस जमीन का मूल्य जो है वो हर्षित ना होता हो, और दूसरे को देने के लिए या काश्तकारी में देने के लिए वो जो है अपना जो उसका मूल्य है वो समाप्त ना हो जाए, मतलब उसका वैल्यू जो है वो खराब ना हो जाए। तो यहाँ पे फिर 15 में देता है कि ईंट संबंध बना सकता है, 16 में बोलता है कि बांध वगैरह बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये भी बोल दिया है कि जमींदार की अनुमति के बिना भी इस तरह का आप क्या कर सकते हैं, मछली उत्पादन का उपयोग करने के लिए ये सब आप बना सकते हैं, बांध वगैरह, ठीक ना। रैयत बिना शुल्क के ऐसे जलाशयों कि मछली तथा अन्य उत्पादन का क्या करेगा, वो कर सकेगा, यानी उपयोग कर सकेगा। तो सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे 16 में कहा जा रहा है कि आप जमींदार को बताए बिना भी अपने जमीन पे बांध बना सकते हैं या तालाब जैसा कुछ बना सकते हैं, जिसमें मछली पालिए, और मछली पालने के लिए आपको वहां से अनुमति लेने का या जमींदार का अनुमति लेने का कोई आवश्यकता नहीं है, और उसके लिए यहाँ पे आपको शुल्क भी नहीं देना होगा, पैसा भी नहीं देना होगा। ये चीज भी क्लियर यहाँ पे कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि उसका मुख्य प्रावधान क्या है, और उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा खत्म नहीं होगा, और यहाँ पे जो दूसरा वीडियो होगा उसमें आधा हम छोड़ देंगे, ताकि यहाँ के जो प्रावधान है आधा हम लोग दूसरे वीडियो में देख लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि अध्याय 3 से ही संबंधित है धारा 17। तो यहाँ पे देखिए 13, 14, 15, 16 है ना, हो गया हम लोगों का, जो कि रैयत के अधिकार के बारे में और रैयत को बेदखल नहीं किया जाएगा उसके बारे में दिया गया था। अब यहाँ पे रैयत से ही संबंधित धारा 17 क्या बोलता है कि निजी जोत में वृक्ष पर रैयत के अधिकार जो होंगे, मतलब पेड़ पौधा में क्या अधिकार है उसको देखने के लिए यहाँ पे बताया गया। पहला, रैयत बोलता है अपनी जोत पे किसी भूमि पे वृक्ष, विद्वान और बांस लगा सकेगा, उसे क्या कर देगा, काट के गिरा सकेगा। तो सीएनटी एक्ट में भी था कि आप बांस उस जो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जमींदार के बिना, अनुमति के बिना, या रैयत जो है के अनुमति के बिना, जमींदार मतलब एक दूसरे के अनुमति के बिना वो काट नहीं सकता था। ठीक, यहाँ पे ऐसी भूमि के किन्हीं वृक्षों को, बांसों को काट कर गिरा कर नियोजित कर सकेगा, यहाँ पे वैसा कुछ दिया गया नहीं है। एक चीज यहाँ पे आपको याद रखना, और ये सवाल आया भी है कि आपका एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर की अनुमति के बिना महुआ के वृक्ष नहीं काटे जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे बोला कि अगर संथाल परगना में महुआ का वृक्ष है तो किसकी अनुमति के बिना काटा नहीं जा सकता है। तो यहाँ डीसी हम लोग याद करते हैं, और यहाँ पे है एसडीओ, और गलती यहीं पे होता है, और सवाल भी आपको यहीं से ही पूछा गया है। तो इसीलिए ध्यान पूर्वक देखिए कि कहां से सवाल बन सकता है। आप पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाता है, कभी एक टाइम के बाद अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा बहुत भी एनालाइज किए हैं तो एक समय के बाद आपको समझ में आ जाता है कहां से सवाल बन सकता है, कहां से सवाल नहीं बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पे बोला है अपनी जोत में अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों को बिना शुल्क के लाह उपचाने और रेशम कीट का पालने का अधिकार होगा। तो लाह और रेशम के संदर्भ में, रेशम कीट पालने के संदर्भ में इन लोगों को छूट दिया है, लेकिन महुआ में यहाँ पे बोल दिया है कि महुआ का वृक्ष को अगर काटना है तो बिना एसडीओ की अनुमति के आप काट नहीं सकते हैं। और ये धारा कहाँ दिया है, धारा 17 में दिया है।
तो धारा से भी पूछ सकता है, पूछेगा महुआ का पेड़ को काटने के लिए एसडीओ से अनुमति लेना पड़ता है, ये किस सेक्शन के अंतर्गत कहा गया है, तो धारा 17 यानी सेक्शन 17 के तहत। अब यहाँ पे 18 में बोला गया है कि भवन निर्माण संबंधी रैयत का अधिकार, भवन निर्माण के संबंध में रैयत का क्या अधिकार है, तो सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे रैयत को क्या करेगा, ऐसा थोड़ी कहेगा कि आप भवन नहीं बनाओ, भवन बनाने का अधिकार देगा ही देगा। तो घरेलू और कृषि प्रयोजन के लिए आप कच्चा या पक्का भवन बना सकते हैं, मॉल नहीं बना सकते हैं। तो ये सारा चीज को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। फिर है 19 जो है जोत का विभाजन और लगान का विस्तारण। तो इस वितरण कहने का मतलब आप कोई खेत है तो खेत का यहाँ पे अगर क्या कर रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा रहा है, तो भाई भाई में क्या हो जा रहा होगा, बढ़ जा रहा होगा, एक हिस्सा ए को आ रहा होगा, दूसरा हिस्सा किसको आ रहा होगा, बी को। तो उसी तरह से लगान में भी क्या होगा यहाँ पे होगा, जैसे कि अगर ये 40% रखा है तो लगान भी इसको 40% देना होगा, वो 60% रखा है तो वो लगान भी उसको कितना देना होगा, 60%। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज आपको दिया गया है। और इसी 19 में बोला गया है कि जमींदार हो, ग्राम प्रमुख हो और मूल रैयत हो, इसके सहमति से जोत का क्या होगा, विभाजन होगा और लगान का वितरण होगा। मतलब किसी का भी यहाँ पे असहमति नहीं होना चाहिए। मतलब जमींदार को भी असहमत नहीं करना है, आपको ग्राम प्रमुख जो कि गांव का हेड है उसको भी नहीं करना होगा, और मूल रैयत को भी आपको असहमत नहीं करना होगा। तीनों में कोई भी अगर सहमति नहीं बनता है, किसी को अगर इससे क्या करता है, इसके विरोध कोई करते हैं, तो विरोध करने के लिए कहां पे जाएंगे, मामला को लेके डीसी के पास। यहाँ एसडीओ नहीं है, यहाँ क्या है, डीसी। तो सबके सहमति से आपका जमीन का क्या होगा, वितरण होगा और लगान का वितरण होगा। कहीं पे भी कोई भी विवाद होता है तो मामला कहां पे जाएगा, डीसी के पास जाएगा, ऐसा यहां पे कहा गया। उसके बाद हम लोग यहां पे देखते हैं धारा 20 जो कि रैयत के अधिकार के हस्तांतरण से क्या है, संबंधित है कि रैयत अपने अधिकार का अगर वो ट्रांसफर करता है तो वो कैसे क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। सबसे पहले यहां पे दिया गया है कि रैयत जो है होल्डिंग का यहां पे क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे आपका रैयत जो है क्या करेगा, होल्डिंग का यहाँ पे क्या करेगा, हस्तांतरण करेगा। और यह हस्तांतरण का अधिकार जो होगा वो रिकॉर्ड ऑफ राइट में क्या है, उल्लेखित है। तो कहने का मतलब अधिकार, नाम ही है रिकॉर्ड ऑफ राइट, यानी आपका राइट जो है, अधिकार है, उसका रिकॉर्ड है। अगर उसमें यहाँ पे हस्तांतरण का अधिकार है तो वो हस्तांतरण कर सकेगा, अगर हस्तांतरण का अधिकार नहीं है तो हस्तांतरण ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। दूसरा चीज है, यहाँ बोला है रैयती भूमि का रैयत द्वारा, अगर कोई भूमि क्या है, रैयती भूमि, तब वो ट्रांसफर करेगा कि नहीं करेगा, किसको ट्रांसफर कर सकता है, वो चीज यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, आबकारी दुकान, जिसको शराब के दुकान के नाम से भी जानते हैं, एक्साइज शॉप के प्रयोजन के लिए दे सकता है। मतलब कोई रैयती है ना, यहाँ पे दिया गया है रैयती भूमि, याद रखिएगा भूमि भी क्या होना चाहिए, रैयती। और इस तरह से रैयती भूमि है तो उसका कोई रैयत होगा, तो रैयत अपना जमीन को शराब के दुकान के लिए क्या कर सकता है, लीज में दे सकता है। और वो लीज दे सकता है कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। ये चीज यहाँ पे दिया गया है। और वो भी लीज देगा भी तो किसकी अनुमति से, डीसी की अनुमति से। कहने का मतलब आप वहां के रैयत है तो रैयती भूमि को लीज में दे रहे हैं तो मात्र 1 साल के लिए दे सकते हैं शराब के दुकान को, और वो भी आपको देना है तो किसकी अनुमति से देना है, डीसी की अनुमति से देना है। उसके बाद है, अगर यहाँ पे संथाल रैयत, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 प्रकार के रैयत यहाँ पे बताए गए। पहला है केवल रैयत यहाँ पे दिया है, दूसरा संथाल रैयत बोला है, तीसरा आदिवासी रैयत। और सबके बारे में अलग अलग प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। संथाल रैयत में बोलता है कि वो अपने बहन और पुत्री को क्या कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। और फिर से यहाँ पे सवाल पूछा गया है, और इस तरह से लिखित अनुमति किससे लेना होगा, डीसी से लेना होगा। जनरली आप डीसी होता है, जहां पे एसडीओ आप महुआ का पेड़ वाला मिल गया है तो वो याद कर लीजिएगा, बाकी डीसी ही आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे याद रखिएगा, अपना बहन और बेटी को जो है वो किसको कौन दे सकता है, तो संथाल रैयत है तब। और यही चीज अगर आप आदिवासी रैयत में जाइएगा तो अपना विधवा माँ को भी वो क्या कर सकता है, जमीन को दे सकता है। कितना जमीन देगा वो आगे देखेंगे। दूसरा, मृत्यु के बाद खोरपोश के लिए, यानी कि उसकी पत्नी जो बच जाएगी, विधवा पत्नी जो बच जाएगी, उसके जीवन निर्वाह के लिए वो जमीन को दिया जाएगा। अब नाम ही है यहाँ पे खोरपोश, कहने का मतलब है वो उससे अपना जीवन निर्वाह के लिए काम तो ला सकती है लेकिन उसको बेच नहीं सकती है, तो इसीलिए इसको खोरपोश के लिए कहा जाता है। दूसरा, ये जो आपका जमीन दिया जाएगा, चाहे वो विधवा माँ को दे रहा है या अपना पत्नी के नाम में वो ट्रांसफर करके जा रहा है कि मेरे मरने के बाद ये जो जमीन है खोरपोश के रूप में मेरे पत्नी को मिलेगा, ऐसा किसके अनुमति से करेगा, तो डीसी की अनुमति से करेगा। लेकिन कितना जमीन को देगा, क्या संपूर्ण जमीन को देगा, नहीं। ये जो भी जोत है या जो भी होल्डिंग है उसका आधा से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर इसका यहाँ पे 50 एकड़ जमीन है तो 50 एकड़ में ये मैक्सिमम 25 एकड़ तक का ही जमीन दे सकता है,
20 दे सकता है, 19 दे सकता है, 15 दे सकता है, 10 दे सकता है, 25 से 26 नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया आधे से अधिक अपना जमीन को यहाँ पे विधवा माँ और अपनी पत्नी जो उसके मरने के बाद जो पत्नी के पास जाएगा वो होना नहीं चाहिए, और ये भी किसकी अनुमति से? डीसी की अनुमति से। दूसरा चीज यहाँ पे दिया गया है कि आदिवासी रैयत अपने जोत का हस्तांतरण कर सकता है, किसमें? तो परगना में कर सकता है, तालुक में कर सकता है, टप्पा में कर सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे थे ना 46 में कि एसटी को करेगा उसी थाना क्षेत्र में, एससी को ही करेगा उसी थाना क्षेत्र में, ओबीसी भी ओबीसी को करेगा उसी थाना क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो प्रशासनिक इकाई बताया गया वो उसका नाम याद रख लीजिएगा, पूछेगा हो सकता है। अपने जोत का हस्तांतरण वो कहां करेगा? आदिवासी रैयत, तो परगना में, तालुक में और टप्पा में। और दूसरा कि जिसको वो क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है, वो भी क्या होना चाहिए? आदिवासी रैयत ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे था ना एसटी को ट्रांसफर करता है, उसी तरह से अगर आदिवासी रैयत किसी जमीन को ट्रांसफर कर रहा है तो वो आदिवासी रैयत ही होना चाहिए। और दूसरा वो सेम परगना का होना चाहिए, सेम तालुक का होना चाहिए और सेम जो है वो टप्पा का होना चाहिए। यही वर्ड याद कर लीजिएगा, आपको ऑप्शन में यही वर्ड देखने को मिलेगा। दूसरा है अपने घरदी जमाई या घर जमाई के लिए किए गए भूमि का हस्तांतरण नहीं करेगा। अगर आप के घर में कोई घर जमाई रह गया है तो घर जमाई को आप कुछ भूमि दिए तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब घर जमाई का क्या हो गया? भूमि हो गया। तो आप आपके अधिकार क्षेत्र से वो एक तरह से बाहर हो गया, इसीलिए आपको उसको ट्रांसफर नहीं करना है। नहीं तो फिर वो जाएगा कहां से? एक तो घर दामाद बना है, उसके बाद उसको भगा दीजिएगा, जमीन भी लूट लीजिएगा, तो जाएगा कहां से? यदि उपधारा 1 और 2 अभी जो बताया गया अगर उसके अंतर्गत हस्तांतरण नहीं हुआ है तो सीधा सा मतलब है मामला कहां जाएगा? डीसी के पास, और उसको क्या करेगा? निकाल सकता है। अवैध रूप से आप कब्जा कीजिएगा तो सीधा सा मतलब है डीसी तो आपको क्या करेगा? निकालेगा ही निकालेगा। चलिए अब यहाँ पे धारा 21 पढ़ते हैं यहाँ पे, और आज का ये जो वीडियो है उसको यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में चीजों को समझेंगे। बोलता है गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगुत बंद या पूर्ण फलोपयोग बंद से रैयती भूमि का हस्तांतरण और इसका क्या है? लिमिटेशन यहाँ पे आपको क्या किया गया है? दिया गया। चीजों को थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे गैर आदिवासी रैयत यहाँ पे बोला गया, मतलब एक आदिवासी रैयत है होगा जो कि एक रैयत होगा जो कि आदिवासी नहीं होगा। गैर आदिवासी रैयत मतलब एसटी नहीं है, द्वारा भूगुत बंद या पूर्ण फलोपयोग बंधक। ये भूगुत बंद मतलब हम आपको बताए थे मॉर्गेज में, अगर किसी से आप पैसा वगैरह लेते हैं तो जमीन क्या करते हैं? मॉर्गेज में आप रखते हैं। तो उस तरह से अगर आपको क्या करना है? जमीन को क्या करना है? रखना है। तो रैयती भूमि का हस्तांतरण और इसका सीमा, तो जो रैयती भूमि है उसको आप किस लिमिट तक क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, उसी चीज को यहाँ पे बताया गया। मतलब यहाँ पे नन एसटी के बारे में बात किया गया, ये चीज ध्यान में रखिएगा, एसटी के बारे में बात नहीं किया गया है। गैर आदिवासी रैयत भूगुत बंद या पूर्ण फलोपयोग बंधक के रूप में अपना जमीन का कितना हिस्सा दे सकता है? 1/4, यही इसका लिमिट है। इसीलिए तो बोला गया रैयती भूमि के हस्तांतरण और इसकी सीमा। तो बोला गया कि अगर आपका 100 एकड़ जमीन है तो आप मात्र 25 एकड़ ही कर सकते हैं, क्योंकि 100 का 1/4 कितना होता है? 25 होता है। तो इस तरह से 1/4 ही आप क्या कर सकते हैं? लीज में या एक तरह से भूगुत बंधक में मोर्गेज के रूप में दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? अगर सरकारी कोई बैंक है जो कि सरकार के द्वारा अधिकृत है तब। यहाँ केवल हम बैंक लिखे हैं, मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा है डीसी के द्वारा अगर कोई ना अनाज का गोला है, वहां पे छूट गया है, अनाज का गोला है, वो अगर होगा तो भी उसको आप क्या कर सकते हैं? आप जो है वो हस्तांतरण कर सकते हैं, गैर आदिवासी है तब। फिर है निबंधित कोई सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, तो भी उसको आप जमीन दे सकते हैं। और संथाल परगना में कोई अगर रैयत है तो भी आप उसको अपना जमीन का 1/4 हिस्सा उसको दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे जनरल हम कर सकते हैं। गैर आदिवासी मतलब क्या हो गया? जनरल। तो इस तरह से जनरल के अलावा भी हो सकता है और कुछ लोग आएंगे, लेकिन कहने का मतलब है यहाँ पे केवल ये चीज बोला है, जिसको आदिवासी में नहीं रखेंगे उसको छोड़ के बाकी जितने हैं वो क्या आएंगे? गैर आदिवासी। तो गैर आदिवासी अपने जमीन का 1/4 भाग इन चारों कंडीशन में क्या कर सकता है? दे सकता है। लेकिन फिर से यहाँ पे एक कंडीशन लगाया गया है कि ये जो रजिस्टर्ड डीड से होगा, डीसी की अनुमति से होगा, और दूसरा चीज हस्तांतरण जो होगा वो मैक्सिमम 6 वर्ष तक ही होगा, 6 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं होगा। मतलब आप जो एक तरह से कहिए मॉर्गेज भी रखिएगा वो कितने साल के लिए रख सकते हैं? मैक्सिमम 6 वर्ष तक। तो इस तरह से यहाँ पे आदिवासी ही नहीं बल्कि गैर आदिवासी के लिए भी यहाँ पे इस तरह का सख्त प्रावधान किया गया है कि आपका जमीन को कोई भी एक तरह से कहिए कब्जा नहीं कर सकता, या आप बहुत आसानी से, जैसे सीएनटी एक्ट में होता है ना कि यहाँ बहुत सारे लूपहोल्स हैं और इसलिए आदिवासी जमीन को बेचा जा रहा है, लेकिन अभी भी कहा जाता है सीएनटी एक्ट से ज्यादा एक तरह से कहिए कठोर कानून जो है वो एसपीटी एक्ट है, और एसपीटी एक्ट के तहत आपको जमीन खरीदना बहुत ज्यादा क्या होता है? मुश्किल होता है, या ट्रांसफर करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इस अवधि के बाद 6 वर्षों तक हस्तांतरण करता किसी भी भूमि का हस्तांतरण नहीं करेगा। अब सीधा सा मतलब है हम क्या किए कि यहाँ 2024 में यहाँ पे क्या किए? अपना 1 एकड़ जमीन का 1/4 हिस्सा क्या कर दिया? मोर्गेज में रख दिए।
अब हम 2025 में फिर से हम चाहेंगे कि मेरा 2025 में फिर से जो बचा हुआ जमीन है उसका 1/4 कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। ये कब तक नहीं होगा, यानी कि 2030 तक दोबारा हम अपना जमीन को कहीं पे भी मोर्गेज नहीं कर सकते। वही चीज यहाँ पे बोला, इस अवधि के बाद 6 वर्षों तक, मतलब जब से यहाँ पे मोर्गेज हुआ है उस अवधि के बाद 6 वर्षों तक हस्तांतरणकर्ता यानी जो मोर्गेज किया है किसी भी भूमि का हस्तांतरण न्याय नहीं होगा। मतलब उसका कोई भी जमीन जो होगा वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता है या किसी को मोर्गेज में दे नहीं सकता है। ये हम लोग पढ़ लिए यहाँ पे धारा 21 तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 21 के बाद जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान होगा उसको हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।